नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में आइए सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बॉर्डर पर बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। कुपवाड़ा, उरी और अखनूर क्षेत्रों में किया सीज फायर का उल्लंघन। भारतीय सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ को मिली एक बड़ी सफलता। घुसपैठ की कोशिश करते एक पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ा, पूछताछ जारी। कड़ी सुरक्षा के बीच आज देश भर में होगी नीट यूजी परीक्षा। 22,70,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने कराया है पंजीकरण। एनटीए ने अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं से सावधान रहने की दी सलाह। और सिंगापुर के आम चुनाव में सत्तारूढ़ पीपुल्स एक्शन पार्टी पीएपी ने शानदार जीत दर्ज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग को दी बधाई। चलिए खबरों को विस्तार से देखते हैं। आपको बता दें कि अपनी नापाक हरकतों से लगातार बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है बॉर्डर पर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर के आसपास के जो इलाके हैं उनमें नियंत्रण रेखा के पार पाक सेना ने फायरिंग की है। पाकिस्तान ने बिना किसी उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की। वहीं भारतीय सेना ने पाकिस्तान की गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है भारतीय सेना। लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान। और आपको बता दें कि राजस्थान के श्रीगंगानगर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। जी हां, सूत्रों के अनुसार श्रीगंगानगर इलाके में बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ लिया है। पाकिस्तानी रेंजर से पूछताछ चल रही है ताकि उसके इरादों का पता लगाया जा सके। जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई उस समय की गई जब पाकिस्तानी रेंजर भारतीय सीमा में अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। सूत्रों के अनुसार बीएसएफ के जवान सीमा पर गश्त कर रहे थे, तभी उन्होंने संदिग्ध गतिविधि देखी। सतर्क जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ लिया। घटना के बाद श्रीगंगानगर और आसपास के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा सख्त कर दिया गया है। बीएसएफ ने अतिरिक्त चौकसी बरतने के निर्देश भी जारी किए हैं ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत रोका जा सके। स्थानीय प्रशासन और खुफिया एजेंसियां भी इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो सूत्रों के अनुसार बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर को गिरफ्तार किया है और उससे लगातार बातचीत जारी है। पाकिस्तान द्वारा लगातार सीज फायर उल्लंघन और श्रीगंगानगर इलाके में बीएसएफ द्वारा पाकिस्तानी रेंजर को पकड़े जाने पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, राजस्थान के श्रीगंगानगर में जिस तरह से भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल को यानी कि बीएसएफ को, हमारे जो सुरक्षा के जवान हैं उनको एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। जिस प्रकार से पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ा गया है, अब उससे पूछताछ की जा रही है। उसका इरादा क्या था यह जानने की कोशिश की जा रही है। किस इरादे से भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था? जी शाला, ये सूत्रों के हिसाब से बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर को हिरासत में लिया है। वो टोह लेने के चक्कर में, जासूसी गतिविधियों के चक्कर में सीमा पार करके जब हमारे सीमा क्षेत्र में था, पाकिस्तानी सीमा क्षेत्र से निकलकर इधर जब वो जासूसी और अन्य टोही कार्य करने के इरादे से यहाँ पर था तो बीएसएफ ने उसको पकड़ा है और उससे लगातार पूछताछ चल रही है। निश्चित तौर से अभी जिस तरीके की स्थितियाँ हैं, जिस तरीके से पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद दोनों देशों के बीच में तनाव है, तो सीमा पर अतिरिक्त चौकसी बरती जा रही है। अतिरिक्त जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अतिरिक्त चौकसी बरती जा रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर अतिरिक्त चौकसी बरती जा रही है। और पाकिस्तान के हमेशा इस तरीके की हरकतें होती है कि वो किसी भी तरीके से खलल डाले और किसी भी तरीके से टोही और अन्य जासूसी गतिविधियों को अंजाम दे। तो सूत्रों के द्वारा ये खबर की पुष्टि की जा सकती है। आधिकारिक रूप से अभी कहा जाना बाकी है, लेकिन बीएसएफ ने पाकिस्तान के एक रेंजर को अपने कब्जे में लिया है। वो श्रीगंगानगर सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करके भारतीय सीमा क्षेत्र में था। जब वो जासूसी और टोह लेने के चक्कर में यहाँ पर था तो उससे लगातार अब गिरफ्तारी के बाद पूछताछ की जा रही है। अगर अन्य क्षेत्रों की बात करें तो सुंदरबनी, नौशेरा, अखनूर, राजौरी, पुंछ
बारामूला, उड़ी, इन सभी क्षेत्रों में पाकिस्तान ने लगातार 10वें दिन भी सीज़ फायर वायलेशन किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भी जब भारत पूरी तरीके से अभी संयम बरत रहा है, लेकिन पाकिस्तान लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। उकसावे की कार्रवाई के तहत वो लाइन ऑफ कंट्रोल और यहाँ तक कि पिछले 2 दिनों पहले भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी उसने सीज़ फायर वायलेशन का उल्लंघन किया था। भारतीय सेना आनुपातिक तरीके से समुचित जवाब दे रही है। पाकिस्तान के अनेक जो फ्रंट के जो पोस्ट जो कहे जाते हैं वो उनको काफ़ी नुकसान भी पहुंचा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से आज वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से अपने को अलग नहीं कर पा रहा है और लगातार सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देने के साथ साथ वो सीज फायर वायलेशन कर रहा है। अश्विनी, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बौखलाहट कहेंगे, कहीं ना कहीं डरा हुआ है और इस डर में वो जो है माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है दुनिया का, सीज फायर वायलेशन करके। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से भारत ने तमाम प्रतिबंध लगाए हैं और पहलगाम हमले के बाद से जिस तरह से एक्शन मोड में भारत नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं उसकी बौखलाहट सीज फायर वायलेशन के जरिए नजर आ रही है और उसका प्रत्युत्तर भी दिया जा रहा है, माकूल जवाब दिया जा रहा है, मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, कमर तोड़ जवाब दिया जाएगा, ऐसा आश्वस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे देखें तो जो डिजिटल स्ट्राइक की गई, जिस तरीके से उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए, जिस तरीके से एयर स्पेस बंद किया गया है, जिस तरीके से पार्सल तक का भी आना बंद कर दिया गया, जिस तरीके से उसके पोतों, उसके झंडे लगे हुए पोतों का भारत के जलीय सीमा में प्रवेश को रोक दिया गया है। चारों तरफ से पाकिस्तान घिर गया है, चाहे वो आर्थिक फ्रंट हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक फ्रंट हो, चाहे वो पॉलिटिकल फ्रंट हो, मार्शियल फ्रंट पर अभी ये देखा जाना बाकी है कि किस तरीके से हमारी सेनाएं इस आतंकवादी हमले का करारा कमरतोड़ जवाब देती है और उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और विश्व को आश्वस्त किया है। पाकिस्तान की बौखलाहट का अंदाजा इस बारे में आप लगा सकती है कि वो मध्य रात्रि में अपने एनएसए को चेंज करता है, आईएसआई के प्रमुख को अपना एनएसए बताता है, मध्य रात्रि में उसके सूचना मंत्री आकर बताते हैं कि 24 से 36 घंटे में जो है भारत हमला कर सकता है। तो यानी कि रातों की नींद उड़ी हुई है, नींद नहीं आ रही है पाकिस्तान की, ये सही है। नींद आएगी भी तो उसको दुःस्वप्न आएंगे, इसलिए वो जग ही रहा है। लेकिन सजग है हमारे सीमा के प्रहरी भी, सजग हमारे सीमा के जवान भी, और सबसे बड़ी बात यह है कि सजग है हमारे सीमा के जवान, हमारे देश के जो प्रहरी हैं पूरी तरह से सजग है। अश्विनी, आपसे ये जी बिल्कुल ये जानना चाहेंगे कि आतंकवाद का जो चेहरा है, जो पाकिस्तान का आतंकवाद के लिए रुख है, उसे पूरी दुनिया ने देखा है और पूरी दुनिया कहीं ना कहीं उसकी मजम्मत करती है, उसकी निंदा करती है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान बाज नहीं आता है। कहीं ना कहीं ये जो सीज फायर उल्लंघन है, इससे उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला, एक तरह से गीदड़ भपकी कह सकते हैं उसको। देखिए, डर जब होता है तो आदमी इस तरीके की हरकतें करता है। ये अंदर में बैठा हुआ डर है पाकिस्तान का, और साथ ही साथ ये अटेंशन सीकिंग कंडीशन है उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि इस तरीके की जब घटनाएं होंगी और भारत कहीं ना कहीं इसका और ज़्यादा अभी आनुपातिक तरीके से सेना कहती है, आनुपातिक तरीके से आगे बढ़कर जब जवाब दिए जाएंगे तो उसको चिल्लाने का अवसर मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। पाकिस्तान की कोशिश यही है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा देशों के जो है ध्यान आकृष्ट कर सके, यूएन में अपने ध्यान आकृष्ट कर सके, अन्य जो उसके मददगार देश हैं उनको ध्यान आकृष्ट कर सके। लेकिन कोई भी देश अगर देखे तो किसी भी तरीके से पाकिस्तान की इस हरकत का कोई भी शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति उसके साथ नहीं खड़ी है सिवाय चीन के। चीन उसे अपना सदाबहार हर मौसम का दोस्त बताता है। वो बातें अलग हैं अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में जो भी जैसी स्थितियां बनेंगी, लेकिन आतंकवाद के प्रश्रय को देना किसी भी देश के लिए डिप्लोमेटिकली पॉसिबल नहीं है। अमेरिका, रूस, यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया और दूसरे अन्य देश जो हैं, सब ने ये कहा कि भारत को अपनी संप्रभुता का और अपने ऊपर हुए हमले का, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की आत्मा पर हमला है, ये भारतीयता पर हमला है, कश्मीर की आवाम ने जिसको कहा कि ये हिंदुस्तानियत और कश्मीरियत पर हमला है, उस हमले का प्रत्युत्तर मुंहतोड़ जवाब देना, कल्पनातीत जवाब देना भारत उसके लिए अधिकृत है एक राष्ट्र के रूप में। और पाकिस्तान इसी स्थिति को, इसी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को देखकर बौखलाया हुआ है, आंखों की नींद उड़ी हुई है। शाला, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो अश्विनी मिश्र बता रहे थे कि किस प्रकार से भारत के जो जवान हैं वो हर चीज का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी तरह से तैयार है और पाकिस्तान को उसकी हर हरकत का माकूल जवाब दिया जाएगा।
और खबरों में अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नीट यूजी परीक्षा की। तो देश भर के मेडिकल कॉलेजों के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए आज नीट यूजी परीक्षा 2025 का आयोजन होगा। परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए कर रहा है। इस बार परीक्षा के लिए 22,70,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। नीट परीक्षा के लिए 500 से अधिक शहरों में 5,453 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पिछले साल नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आने के बाद एनटीए ने इस बार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस बार 90% से अधिक परीक्षा केंद्र सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में बनाए गए हैं। इन केंद्रों की जिला, राज्य और केंद्र स्तर पर त्रिस्तरीय निगरानी की जाएगी। प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट पुलिस एस्कॉर्ट के बीच परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाए जाएंगे और हर परीक्षा केंद्र के निरीक्षण के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी। परीक्षा के पहले, परीक्षा के दौरान या फिर बाद में किसी भी प्रकार के कदाचार में लिप्त अभ्यर्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कदाचार में लिप्त अभ्यर्थियों को 3 साल तक एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं में शामिल होने से रोका जा सकता है। साथ ही साथ सार्वजनिक परीक्षाओं, अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत भी उनके खिलाफ आपराधिक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एजेंसी ने अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं से सावधान रहने की सलाह दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2025 के बारे में अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं से सावधान रहने की सलाह दी है। तो वहीं एनटीए ने परीक्षा से संबंधित भ्रामक और झूठी जानकारी फैलाने वाले 165 से अधिक टेलीग्राम चैनलों और 32 से ज्यादा इंस्टाग्राम अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई की है। ये कार्रवाई एनटीए की सस्पिशियस क्लेम्स पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर की गई है। ये कार्रवाई गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के साथ मिलकर की गई है। एनटीए ने सभी छात्रों और उनके अभिभावकों से अपील की है कि वे किसी भी अनधिकृत व्यक्ति या फिर संस्था के झांसे में ना आए। परीक्षा या दाखिले को प्रभावित करने का दावा करने वाले मध्यस्थों से दूर रहें। केवल एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी पर ही विश्वास करें। एनटीए ने कहा कि जो भी व्यक्ति या समूह छात्रों को धोखे में रखकर मेडिकल सीट दिलाने का झूठा वादा करेगा, उसके खिलाफ पब्लिक एग्जामिनेशन अनफेयर मींस प्रिवेंशन एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। और सारनाथ से भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष वियतनाम पहुंच गए हैं। इस पवित्र अवशेष को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल वियतनाम लेकर पहुंचा है। इस दौरान वियतनाम के हो ची मिन शहर थान टैम मठ में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष का आशीर्वाद लेने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। ये पवित्र अवशेष संयुक्त राष्ट्र वेसाक दिवस समारोह के लिए 21 मई तक वियतनाम में ही रहेंगे। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वियतनाम के हनोई में ट्रू क्लैम बौद्ध मठ का दौरा किया और इसे लेकर किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीर और वीडियो साझा कर लिखा कि आध्यात्मिक यात्रा के पड़ाव में ट्रू क्लैम बौद्ध मठ का दौरा किया, जो कि एक सर्वोच्च ध्यान केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। प्रकृति से घिरा ये मठ शांति में डूबा है। मैं भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के साथ शांतिपूर्ण चिंतन के इस क्षण के लिए कृतज्ञ महसूस करता हूं। और अब बात वेव्स 2025 की। तो मुंबई में चल रहे विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी कि वेव्स का आज समापन होगा। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित वेव्स में कई सत्रों, पैनल चर्चाओं का आयोजन किया गया। 1 मई से शुरू हुए इस शिखर सम्मेलन में देश और दुनिया के दिग्गज हस्तियां शामिल हुईं। मनोरंजन जगत के कई चर्चित चेहरे भी समिट का हिस्सा बने।
60 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल ने इसमें भाग लिया। वेव्स के माध्यम से भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को नई ऊंचाइयां मिली। साथ साथ भारत की रचनात्मक और सांस्कृतिक क्षमताओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना, तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करना और मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग में भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने पर फोकस किया गया। वेव्स के माध्यम से भारतीय और वैश्विक हितधारकों के बीच ज्ञान का आदान प्रदान, संवाद और सहयोग को भी बढ़ावा मिला। शिखर सम्मेलन में आज वीएफएक्स फिल्मों से संबंधित मास्टर क्लास होगी, तो साथ ही साथ चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ एवीजीसी एक्सआर सेक्टर इन एआई एरा विषय पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा डिजिटल स्कल्पटिंग एंड फिल्म मेकिंग यूजिंग मोबाइल कैमरा पर वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। और श्यामा मिश्रा मुंबई से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्यामा, लगातार हम बात कर रहे हैं कि वेव्स 2025 किस प्रकार से नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और जो यहाँ की प्रतिभाएं हैं उनको एक नया मंच प्रदान कर रहा है, किस प्रकार से नई ऊंचाइयों को जो सांस्कृतिक और मनोरंजन के क्षेत्र में किस प्रकार से नए आयाम स्थापित कर रहा है। आज समापन है, आज क्या कुछ खास रहने वाला है दिन भर, पहले तो विस्तार से वो बताइए। जी देखिए शैला, आज का दिन जो है लगातार हम देख रहे हैं कि क्रिएटिविटी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक पूरी ओत-पोत होके आ रही है। और साथ ही आज का दिन अगर आप देखें तो आप पहले ही बता चुकी हैं कि मास्टर क्लासेस कई सारे हो रहे हैं। इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि कल्चरल परफॉर्मेंसेस लगातार पहले दिन से हैं और आज भी कल्चरल परफॉर्मेंसेस विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न राज्यों से हो रहे हैं। आज का दिन इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि जो रेजोनेट द ईडीएम चैलेंज के विनर्स हैं, वो टॉप 3 विनर्स जो हैं, वो आज उन्हें आधा घंटा दिया जाएगा ईच को परफॉर्म करने के लिए और वो कल्चरल सेंटर में परफॉर्म करेंगे ग्लोबल ऑडियंस के साथ में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मौका उन्हें मिल रहा है परफॉर्मेंस देने का और साथ ही अपने लिए भी नई अपॉर्चुनिटीज़ लिखने के लिए। अगर हम बात करें कि जो विभिन्न CIC के जो क्रिएट इन इंडिया चैलेंजेस के उसमें से एक चैलेंज थे एनिमेशन फिल्म मेकर्स चैलेंज और उसकी क्रिएटिव डायरेक्टर सरस्वती पहला हमारे साथ में है। सरस्वती जी, अगर हम बात करें तीनों दिन की और आज लगातार चौथा दिन है, कैसे आप एक तरीके से समराइज करेंगी इसकी और आज का दिन में क्या एक्टिविटी होने वाली है? आज का दिन गए 3 दिन लग रहा है कि एक महोत्सव हो गया है यहाँ पर। हर एक का दिल इतना खुश है के लिए जो लोगों की आवाज़ कभी सुनाई नहीं देता था, अभी उनकी आवाज़, उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल गया कि मैं बोलूं, मेरा कोई सुनने वाला भी है। तो नरेंद्र मोदी ने जो कहा, हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने, कि इट इज़ अ वॉइस फॉर एवरीबडी। सो आई थिंक उसकी वजह से हर एक में वो एक उत्सव और एक जोश और आत्मनिर्भरता कि मैं कुछ कर सकती हूँ। बच्चों से लेके बड़ों तक सब एक दूसरे को पहचान रहे हैं, बोल रहे चलो हम दोनों साथ में कुछ काम करते हैं। तो ये जो यहाँ पे जो कॉन्वर्जेशंस हो रही है वो काफ़ी दिलचस्प हैं और दिल से हो रही हैं। दिल से दिल, लाइक इट्स लाइक दैट कि एक दिल से कोई दिल से बोल रहा है कि हम करें क्या साथ में, हम क्यों वेट करें किसी और का कि वो करें। बिकॉज ऑलरेडी जो ट्रस्ट मतलब जो हिंदी में क्या ट्रस्ट को क्या, भरोसा, जो भरोसा हम पर दिया गया है एज क्रिएटर्स, नरेंद्र मोदी जी ने रख दिया हम सब पे भरोसा कि भाई तुम करो। अब भरोसा मिल गया है तो बस जुड़ के काम करना है। बस आज जो होने वाला है वो है क्रिएटोस्फीयर में आज जो 31 एसोसिएशंस हैं, हमारा एसोसिएशन है डांसिंग एटम्स, और डांसिंग एटम्स में हमने जो एनिमेशन फिल्म मेकर्स चैलेंज किया है उसमें ये सब बच्चे भी शामिल हो रहे हैं, कहीं कहीं स्कूल से भी आ रहे हैं। तो हमारे जो कॉम्पिटिशन्स है, जो 9 महीने से हमारे मास्टर क्लासेस है, स्किल डेवलपमेंट है, वो सब कुछ आज अवार्ड सेरेमनी यहाँ पर होगा। बिल्कुल, अवार्ड सेरेमनी हो रहा है और जैसा कि सरस्वती बता रही थी कि प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया है, वो सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने जो भरोसा दिया है उस पर खरे भी उतरते हुए नजर आ रहे हैं। हमने देखा इस पूरे 3 दिन के दौरान किस प्रकार से तमाम बड़े चेहरे हमें देखने को मिले, तो वहीं तमाम जो नए टैलेंट हैं उनके नवाचार भी देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं जो नया टैलेंट है उसके नवाचारों को भी एक वैश्विक मंच मिलता हुआ नजर आ रहा है।
बिल्कुल, बिल्कुल। और सरस्वती जी भी वही पहले बता रही थी कि जो नया टैलेंट है उन्हें प्लेटफॉर्म मिल रहा है। वो बता भी रही थी थोड़े समय पहले कि जो एनिमेशन फिल्म मेकर्स चैलेंज हैं उसमें 14 साल से लेके 80 साल तक के लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और इसमें जो प्रोफेशनल लोग हैं उनसे कहीं ज़्यादा बेटर कंटेंट या बहुत पतली लाइन है डिफरेंस की कंटेंट क्वालिटी में, वो एमेचर्स ने दिखाया हुआ है कि बहुत अच्छा कंटेंट उन्होंने किया है। साथ ही हम जूरी से जब बात कर रहे थे विभिन्न चैलेंजेस की, तब उन्होंने भी ये बात बताई कि अब की जो समय के जनरेशन्स हैं उन्हें पता है कि 30 सेकेंडर्स की क्या महत्व है, 30 सेकेंडर्स का क्या वैल्यू है और वो जानते हैं कि कैसे ऑडियंस को आप कैप्टिवेट कर सकते हैं। जैसे ये बता रही थी सरस्वती जी कि आज अवार्ड फंक्शन होने वाला है। हम देखेंगे कि कई सारे जो टैलेंट्स हैं वो सामने आएंगे और उन्हें एक तरीके से कॉन्क्रीट जो अपॉर्चुनिटी है वो आज मिल जाएगी। इसके अलावा भी ना सिर्फ विनर्स बल्कि कई सारे ऐसे टैलेंट्स हैं जो नहीं जीते हैं लेकिन उन्होंने अपने टैलेंट से जजेस को जो यहाँ पर जो फंड देने वाले हैं, जो फाइनेंसर्स हैं, उन्हें काफी चलिए श्यामा, आपसे आगे भी जानकारी हासिल करेंगे। जो कुछ दिन भर में अपडेट होगी उसका भी सार आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों में। आपको बता दें कि उत्तराखंड के 4 धामों में से एक श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ आज सुबह 6 बजे श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए। बाबा बद्रीनाथ के जयकारों के साथ हजारों भक्त इस अद्भुत पल के साक्षी बने। श्री बद्रीनाथ धाम को भगवान विष्णु का निवास स्थान माना गया है। यह भी मान्यता है कि बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु 6 माह निद्रा में रहते हैं और 6 महीने जागते हैं और सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। और बात करें खेलों की, तो जमीनी स्तर पर युवा प्रतिभा को पहचान देने और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें सामने रखने के मंच खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वें संस्करण का आज आगाज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल संदेश के माध्यम से इन खेलों का उद्घाटन करेंगे। ये खेल 15 मई तक आयोजित होंगे। ये पहली बार है जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में आयोजित होंगे। खेल के रंग बिहार के संग, इसी तर्ज पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में अपने विस्तार का नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन 4 मई को पाटलिपुत्र में होगा। ये पहली बार है जब बिहार इन खेलों की मेजबानी करेगा। इन खेलों में देश भर के युवा एथलीट अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वहीं मेजबानी के लिए बिहार राज्य के 5 शहर सामने होंगे। ये खेल बिहार की राजधानी पटना समेत राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में आयोजित होंगे। वहीं निशानेबाजी, जिम्नास्टिक और ट्रैक साइकिलिंग के इवेंट दिल्ली में होंगे। इन खेलों में करीब 10,000 से ज्यादा एथलीट नजर आएंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के सफर पर गौर करें तो इन खेलों की शुरुआत साल 2018 में हुई थी, जब दिल्ली ने इन खेलों की मेजबानी की थी। इसके बाद साल 2019 में पुणे में ये खेल आयोजित हुए, जबकि 2020 में गुवाहाटी, 2022 में पंचकुला, 2023 में मध्य प्रदेश और 2024 में तमिलनाडु में इन खेलों का आयोजन हुआ। खेलो इंडिया कार्यक्रम दरअसल वो नीति है जो जमीनी स्तर पर न केवल खिलाड़ियों को सींचने का काम करती है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर के लिए उन्हें एक आकार भी देती है। और इसी आकार के बल पर ये खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर पहले खुद को मांचते हैं और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाते हैं। और यही पहचान जो है वो उन्हें पदक दिलाने का काम भी करती है। कैमरामैन अरमान के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।